कोर्सिका के अजैक्सियो शहर में एक उभरता हुआ सूरज, ताजी हवा में भीगी हुई पहाड़ियां और बर्फ की चादर से ढकी चोटियां, ये वो माहौल था जहां एक बच्चा नेपोलियन दुनिया में आया। इस द्वीप का सांस्कृतिक संगम, इटालियन और फ्रेंच प्रभाव एक बच्चे के मानस पर कितना असर डाल सकता है, यह किसी ने नहीं सोचा होगा। यह एक साधारण परिवार था, लेकिन नेपोलियन के मन में कुछ असाधारण था। एक अदृश्य ज्वाला जो उसे साधारण नहीं रहने दे रही थी। उसके पिता एक वकील परिवार के भविष्य के लिए एक ठोस राह तलाशने के लिए संघर्ष कर रहे थे। नेपोलियन को जल्दी ही पढ़ाई के लिए फ्रांस भेजा गया, जो कोर्सिका के वातावरण से बिल्कुल अलग था। पेरिस की चकाचौंध, बड़े बड़े घर, अमीर लोग नेपोलियन के दिल में जलन और हसरत पैदा करने लगे। लेकिन इन सब के बीच उसे हमेशा अपना लक्ष्य याद रहा, कुछ ऐसा करना जिसे इतिहास कभी भुला न सके। अकादमी के छात्र के तौर पर वह अलग ही नजर आता था। उसकी छोटी कदकाठी और ठहरी हुई गहरी आंखें उसे दूसरों से अलग बनाती थीं। सहपाठियों की नज़र में वह अजीब था, कुछ ऐसा जो समझ से परे था। उसके पास बोलने का हुनर तो नहीं था, लेकिन वह अपने काम में अव्वल था। जब बाकी बच्चे आराम करते, खेलते या सोते, वह अपने भविष्य की योजनाओं में मग्न रहता। उसके ख्यालों में हमेशा एक नया फ्रांस, एक बेहतर फ्रांस बनाने की तस्वीर उभरती थी। समय बीतता गया और नेपोलियन अब जवान हो चुका था। फ्रांस में उस वक्त राजशाही का अंत होने को था। 1889 का साल एक ऐसा समय था जब पूरे फ्रांस में गुस्से की लहर दौड़ रही थी। राजा के अत्याचारों से तंग आकर लोग बगावत करने लगे थे। क्रांति की आग भड़कने लगी थी और नेपोलियन ने इसे अपने करियर का सुनहरा अवसर समझा। उसने सेना में भर्ती हो जाने का फैसला किया। उसे पता था कि अब यही वो मंच है, अब वह अपनी काबिलियत को साबित कर सकता है। जल्द ही उसे दक्षिणी फ्रांस में तैनात कर दिया गया, जहां उसने अपनी सैन्य रणनीतियों से सबको चौंका दिया। जब बाकी सैनिक दुश्मनों का इंतजार करते थे, नेपोलियन उन्हें चुपके से घेरने की योजना बनाता था। उसकी योजना हमेशा चौंकाने वाली होती। वो छोटी उम्र में ही बड़ों बड़ों को मात देने लगा था। उसके हर कदम में सटीकता थी, हर दांव में चालाकी। उसकी सेना उसे एक खतरनाक हथियार की तरह देखती थी, कभी न हार मानने वाला। फ्रांस में राजा की गद्दी अब खतरे में थी, क्रांति अपने चरम पर थी और नेपोलियन इस अवसर का पूरा फायदा उठा रहा था। धीरे धीरे उसने पेरिस में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। उसे पता था कि सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाकर ही वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। उसने क्रांति का समर्थन करना शुरू किया, लेकिन उसका असली मकसद राजनैतिक शक्ति हासिल करना था। एक दिन नेपोलियन को एक कठिन मिशन मिला, टूलोन शहर को दुश्मनों से मुक्त कराना। यह एक ऐसा अवसर था जिससे उसकी काबिलियत सबके सामने आ सकती थी। उसने अपनी सारी योजनाएं रातों रात तैयार कर डाली। उसने अपनी सेना को ऐसे तैनात किया कि दुश्मन को समझने का मौका ही नहीं मिला। जब हमला हुआ तो दुश्मन हार मानने पर मजबूर हो गया। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी और इसके बाद उसकी प्रसिद्धि पूरे फ्रांस में फैल गई। नेपोलियन अब सिर्फ एक सैनिक नहीं था, वह क्रांति का हीरो बन चुका था। अब वह पेरिस में था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं आसमान छू रही थीं। हर योजना, हर कदम सिर्फ एक उद्देश्य की ओर बढ़ रहा था, सत्ता। नेपोलियन को पता था कि फ्रांस की जनता अब एक नए नेता की तलाश में है और उसने अपने को उसी रूप में तैयार करना शुरू कर दिया। अपने विचारों में उसने एक नए फ्रांस का सपना देखा था, जहां शक्ति और आदर्श का मिश्रण होगा। वह रात दिन इस सपने को सच करने की सोचता रहता। धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ने लगा। लोग उसे एक नए भविष्य का चेहरा मानने लगे। नेपोलियन जानता था कि अब उसके लिए हर कदम मायने रखता है। एक गलत कदम और सब खत्म। उसके हर विजय, हर रणनीति में छिपी थी उसकी महत्वाकांक्षा, एक अदृश्य सत्ता की चाह। नेपोलियन अब एक साधारण सेनानी से एक महान नेता बनने की ओर बढ़ रहा था, जो इतिहास को अपने तरीके से बदलने के लिए तैयार था। नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन के इस महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत एक ऐसे मोड़ से होती है जब उसने खुद को सिर्फ एक सैन्य नेता से कहीं अधिक साबित करने का फैसला किया। 99 में फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर थी। रिपब्लिक की स्थापना के बाद से देश में अराजकता और सत्ता की लड़ाई चल रही थी। पहले से ही जो अराजकता का माहौल था, वह क्रांति के बाद और भी बढ़ गया था। सत्ता में कोई स्थिरता नहीं थी।
इस अस्थिरता का फायदा उठाकर नेपोलियन ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की दिशा तय की और फ्रांस को एक नई दिशा देने की योजना बनाई। यह 1799 का साल था जब नेपोलियन ने पहली बार सशक्त रूप से राजनीति में कदम रखा। उस वक्त फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन था, एक 5 सदस्यीय सरकारी निकाय जो पूरी तरह से अस्थिर था और पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका था। जब यह शासन असफल हो गया तो लोगों का विश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। क्रांति के बाद का यह दौर फ्रांस के लिए कठिन था और उसके लिए एक सक्षम और मजबूत नेता की तलाश थी। नेपोलियन ने इस अवसर को पहचाना और पेरिस लौटते हुए सत्ता पर कब्जा करने के लिए कदम बढ़ाया। नेपोलियन की नजरें इस समय सिर्फ सैन्य विजय तक सीमित नहीं थीं। उसकी योजना अब एक नए शासन की स्थापना की थी जो न केवल फ्रांस को स्थिर कर सके बल्कि उसे एक महान साम्राज्य में भी बदल सके। नेपोलियन ने इस प्रक्रिया को ब्रूमेयर कूप के नाम से शुरू किया। एक साजिश के तहत उसने पेरिस में एक सैन्य विद्रोह की योजना बनाई और डायरेक्टरी सरकार को उखाड़ फेंका। इसके बाद नेपोलियन ने खुद को पहले कंसुल के रूप में स्थापित किया और पूरे फ्रांस के शासन को अपने हाथों में ले लिया। नेपोलियन का यह कदम मात्र एक सैन्य विजय नहीं था बल्कि राजनीतिक चतुराई और समझदारी का भी प्रतीक था। उसके पास एक स्पष्ट उद्देश्य था, वह फ्रांस को पुनः स्थिरता और शक्ति प्रदान करना चाहता था। उसके नेतृत्व में फ्रांस ने न केवल अपनी आंतरिक समस्याओं का समाधान किया बल्कि यूरोप में अपने प्रभाव को भी बढ़ाया। नेपोलियन ने अपने शासन में कई सुधार किए जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था नेपोलियन कोड। यह एक कानूनी संहिता थी जो आज भी दुनिया के कई देशों में लागू है। उसने विभिन्न न्यायिक सुधार किए और फ्रांस के लोगों के लिए समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के आदर्शों को मजबूत किया। नेपोलियन ने यह सुनिश्चित किया कि कानून का शासन पूरे फ्रांस में प्रभावी हो और उसका प्रशासन उस समय के अन्य देशों से कहीं अधिक मजबूत था। इसके अलावा नेपोलियन ने कई अन्य प्रशासनिक सुधार भी किए। उसने चर्च और राज्य के बीच के संबंधों को फिर से स्थापित किया। फ्रांस में चर्च को पूरी तरह से नियंत्रित किया गया था और अब नेपोलियन ने पोप को फ्रांस की धार्मिक आस्थाओं के प्रति अधिक नियंत्रण दिया। यह कदम फ्रांस में एक सशक्त और एकीकृत शासन की स्थापना में सहायक था। इसके साथ ही नेपोलियन ने सैनिकों के लिए भी एक नया प्रशिक्षण प्रणाली शुरू की। उसकी सेना में अनुशासन और रणनीति की नई परिभाषा गढ़ी गई। नेपोलियन ने फ्रांस को एक शक्तिशाली सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित किया और इसके कारण उसका प्रभाव पूरे यूरोप में फैलने लगा। नेपोलियन की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि 1949 में उसने खुद को सम्राट के रूप में घोषित किया। पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल में एक भव्य समारोह में उसने अपने सिर पर ताज पहनाया और स्वयं को सम्राट घोषित किया। इस अवसर पर उसने यह दिखाया कि उसकी सत्ता का उद्देश्य केवल खुद को सम्राट बनाना नहीं था बल्कि उसे साम्राज्य की स्थापना करनी थी। यह कदम एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने नेपोलियन की सत्ता और शक्ति को स्थापित किया। नेपोलियन का साम्राज्य तेजी से फैलने लगा। उसने यूरोप के विभिन्न हिस्सों में कई देशों को विजय प्राप्त की और एक के बाद एक साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। फ्रांस अब केवल एक गणराज्य नहीं था बल्कि एक विशाल साम्राज्य में बदल चुका था। नेपोलियन का यह साम्राज्य अपनी सैन्य शक्ति, प्रशासनिक सुधारों और कानूनी व्यवस्था के कारण अडिग था। नेपोलियन के साम्राज्य का विस्तार सबसे पहले इटली और जर्मनी में हुआ। उसने इटली के अधिकांश हिस्सों को जीत लिया और यहाँ फ्रांसीसी प्रभाव स्थापित किया। साथ ही उसने जर्मनी में कई छोटे राज्यों को एकजुट किया और वहाँ भी अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। इसके बाद उसने स्पेन और पुर्तगाल पर भी विजय प्राप्त की और इन देशों में भी अपनी सत्ता स्थापित की। नेपोलियन का साम्राज्य अब एक महाशक्ति बन चुका था। उसकी सेना यूरोप के अधिकांश हिस्सों में विजयी हो चुकी थी। नेपोलियन की सफलता ने उसे यूरोप के सबसे महान और शक्तिशाली नेता के रूप में स्थापित किया। लेकिन साथ ही यह समय ऐसा भी था जब उसकी शक्ति की सीमाओं का परीक्षण शुरू हो गया। नेपोलियन के साम्राज्य का विस्तार उसकी सफलता का प्रतीक था, लेकिन साथ ही यह उसकी कठिनाइयों का भी कारण बन चुका था। फ्रांस का साम्राज्य अब यूरोप के लगभग हर कोने में फैला हुआ था और यह साम्राज्य बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। इसकी शुरुआत तो सफलता और विजय की कहानी थी, लेकिन आगे आने वाली चुनौतियां नेपोलियन के साम्राज्य को मुश्किल में डालने वाली थी।